वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटू फैक्ट्स पर। आज हम आप सभी के सामने एक गहन और रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम आप सभी के सामने दुनिया के महान वैज्ञानिकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने दिमाग की वजह से मरने के बाद भी चर्चा में रहने वाले एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग इतना तेज क्यों था, इस पर अब एक नई थ्योरी सामने आई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि आइंस्टीन के दिमाग पर अन्य मस्तिष्क की तुलना में बहुत ज़्यादा फोल्ड्स अथवा धारियां थी। संभवतः यही उनकी इंटेलिजेंस का कारण भी था। नोबेल विजेता आइंस्टीन की मृत्यु के बाद 1955 में उनके दिमाग को 240 बॉक्सों में विभाजित कर वैज्ञानिकों ने शोध के लिए रख लिया था। इनमें से अधिकतर नमूने खो चुके हैं और उनकी एनाटॉमी पर बहुत कम जानकारी सामने आ पाई। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक नया शोध पोलोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे के निजी संग्रह में मौजूद आइंस्टीन के दिमाग की तस्वीरों के आधार पर किया गया। शोध के दौरान आइंस्टीन के दिमाग की तुलना 85 अन्य मस्तिष्क से की गई। पता लगा 1230 ग्राम का आइंस्टीन का दिमाग वजन में आम लोगों जैसा ही है, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं। शोध के दौरान लोगों के दिमाग के 240 सेक्शन को फिर से जोड़ा गया और उसका मैप बनाया गया। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट डीन फोक ने बताया, नतीजों से उन पूर्ववर्ती पोस्ट की भी पुष्टि होती है जिनमें दिमाग की असामान्य प्रकृति को आइंस्टीन की बुद्धिमत्ता से जोड़ा गया था। फोक ने जनरल ब्रेन में लिखा है कि आइंस्टीन का दिमाग चेहरे और जुबान को नर्व इम्पल्सेज ट्रांसमिट करने वालों हिस्सों में थोड़ा बड़ा था, जिससे शायद उनकी एकाग्रता और दूरदृष्टिता जुड़ी हो सकती है। एल्बर्ट आइंस्टीन की मौत के 7.5 घंटे बाद उनका दिमाग मृत शरीर से निकाल लिया गया था। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि स्पीच और लैंग्वेज चुजड़ा उनका दिमाग हिस्सा आकार छोटा था, वहीं गणना और अंकों से संबंधित हिस्सा बड़ा था। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के वुटरेम्बर्ग में उलम में हुआ था। 6 हफ्ते बाद परिवार म्यूनिख चला गया, जहां बाद में उन्होंने ल्यूटपोल्ड जिमेंजियम में अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की। बाद में वे इटली चले गए और अल्बर्ट ने स्विट्जरलैंड के आराउ में अपनी शिक्षा जारी रखी। 1896 में उन्होंने जूरिक में स्विस फेडरल पॉलिटिकल स्कूल में प्रवेश लिया और भौतिकी और गणित में एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया। 1901 में, जिस वर्ष उन्होंने अपना डिप्लोमा प्राप्त किया, उन्होंने स्विस नागरिकता प्राप्त कर ली और क्योंकि उन्होंने एक शिक्षण पद नहीं मिला, उन्होंने स्विस पेटेंट कार्य में तकनीकी सहायक के रूप में एक पद स्वीकार किया। 1905 में उन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। पेटेंट कार्यालय में उन्होंने अपने प्रवास के दौरान अपने खाली समय में बहुत से उल्लेखनीय कार्य किए। 1908 में उन्हें बर्न में प्रेविटोडेंट नियुक्त किया गया। 1909 में वे जूरिक में प्रोफेसर असाधारण बने। 1911 में प्रयाग में सिद्धांतिक भौतिकी में प्रोफेसर बने। इसी तरह के पदों को भरने के लिए अगले वर्ष जूरिक लौट आए। 1914 में उन्होंने कैंसर विल्हेम फिजिकल इंस्टीट्यूट का निदेशक और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वह 1914 में एक जर्मन नागरिक बन गए और 1933 तक बर्लिन में रहे, जब उन्होंने राजनीतिक कारणों से अपनी नागरिकता का त्याग किया और प्रिंसटन में सिद्धांतों भौतिकी के प्रोफेसर का पद लेने के लिए अमेरिका चले गए। वह 1940 में संयुक्त राज्य के नागरिक बने और 1945 में अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइंस्टीन विश्व सरकार के आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें इजराइल राज्य की अध्यक्षता की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने डॉक्टर चैम विजमैन के साथ मिलकर यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आइंस्टीन हमेशा भौतिकी की समस्याओं और उन्हें हल करने के दृढ़ संकल्प के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे। उसकी अपनी एक रणनीति थी और वह अपने लक्ष्य के रास्ते में मुख्य चरणों की कल्पना करने में सक्षम था। उन्होंने अपनी प्रमुख उपलब्धियों को अगली प्रगति के लिए केवल कदम पत्थर के रूप में माना। अपने वैज्ञानिक कार्य की शुरुआत में आइंस्टीन ने यूरेनियम यांत्रिकी की अपर्याप्तता और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नियमों के साथ यांत्रिकी के को समेटने के प्रयास से उपजी सापेक्षता ने उनके विश्व सिद्धांत को महसूस किया। उन्होंने सांख्यिकी, यांत्रिकी और शास्त्रीय समस्याओं और उन समस्याओं से निपटा जिनमें उन्हें क्वांटम सिद्धांत के साथ दिया गया था। इससे अणुओं के ब्राउनियम आंदोलन की व्याख्या हुई। उन्होंने कम विवरण घनत्व वाले प्रकाश के उसमें गुणों की जांच की और उनकी टिप्पणियों ने प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की नींव रखी। बर्लिन में अपने शुरुआती दिनों में आइंस्टीन ने कहा कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत की सही व्याख्या को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को भी प्रस्तुत करना चाहिए और 1916 में उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर अपना पेपर प्रकाशित किया। इस दौरान उन्होंने विकिरण सिद्धांत और सांख्यिकी यांत्रिकी समस्याओं में भी योगदान दिया। 1920 के दशक में आइंस्टीन ने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांतों के निर्माण की शुरुआत की। हालांकि उन्होंने क्वांटम सिद्धांत की संभाव्य व्याख्या पर काम करना जारी रखा और उन्होंने अमेरिका की इस काम को जारी रखा।
उन्होंने एक मोनोएटॉमिक गैस के क्वांटम सिद्धांत के विकास द्वारा सांख्यिकी यांत्रिकी में योगदान दिया और उन्होंने परमाणु संक्रमण संभावनाओं और सापेक्षतावादी ब्रह्मांड विज्ञान के संबंध में मूल्यवान कार्य भी पूरा किया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भौतिकी की बुनियादी अवधारणाओं के एकीकरण की दिशा में काम करना जारी रखा। अधिकांश भौतिकविदों के विपरीत दृष्टिकोण ज्यामितीकरण को लेकर आइंस्टीन के शोध निश्चित रूप से अच्छी तरह से पुराने हैं और उनके अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में विशेष सापेक्षता सिद्धांत, सापेक्षता अनुवाद 1920 और 50, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ब्राउनियम आंदोलन के सिद्धांत पर जांच शामिल हैं और द इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स। उनके गैर वैज्ञानिक कार्यों में अबाउट जायंजियम, वाई और माई फिलोसफी और आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स शायद सबसे महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन ने कई यूरोपीय और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विज्ञान और चिकित्सा और दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की। 1920 के दौरान उन्होंने यूरोप, अमेरिका और सुदूर पूर्व में व्याख्यान दिया और उन्हें दुनिया भर में सभी प्रमुख वैज्ञानिकों, अकादमियों और फिलोसफी या सदस्य से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने काम की मान्यता में कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिसमें 1925 में रॉयल सोसाइटी ऑफ द लंदन का कोपेल मेडल और 1935 में फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन मेडल शामिल हैं। आइंस्टीन के उपहार अनिवार्य रूप से बौद्धिक और एकांत में उनके निवास के रूप में परिणत हुए। विश्राम के लिए संगीत ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1903 में मेलिवा मैरिक से शादी की और उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। उनका विवाह 1919 में भंग कर दिया गया और इसी वर्ष उन्होंने अपने चचेरे भाई एल्सा लोंथवेन से शादी कर ली, जिनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करने वाले हैं आइजैक न्यूटन के बारे में। न्यूटन इस दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक हैं। न्यूटन का जन्म क्रिसमस के दिन 1642 में हुआ था। एक बीमार शिशु, उसका जीवित रहना ही एक उपलब्धि थी। ठीक 23 साल बाद प्लेग के कारण अपनी मातृ संस्था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और इंग्लैंड में अधिकांश बंद होने के साथ न्यूटन ने उन कानूनों की खोज की जो उनके नाम पर हैं। अंतर्मुखी अंग्रेज विद्वान ने दशकों तक उन निष्कर्षों को प्रकाशित करने से रोक दिया और न्यूटन को प्रकाशित करने के लिए एक मित्र और धूमकेतु खोजकर्ता एडमंड हैली के कठिन प्रयासों को लिया। एडमंड हैली को न्यूटन के काम के बारे में जानने का एकमात्र कारण क्या था? पूर्व में अन्य वैज्ञानिकों के साथ ग्रहों की कक्षाओं की प्रकृति पर एक शर्त थी। जब हैली ने उन कक्षा समस्या का उल्लेख किया तो न्यूटन ने तुरंत उत्तर देकर अपने मित्र को चौंका दिया। हैली ने न्यूटन को अपनी गणना प्रकाशित करने के लिए राजी किया और परिणाम 1687 में फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका या सिर्फ प्रिंसिपिया थे। न केवल यह पहली बार वर्णन करता है कि ग्रह अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे चले गए और पृथ्वी पर प्रोजेक्टाइल हवा के माध्यम से कैसे यात्रा करते हैं। प्रिंसिपिया ने दिखाया कि एक मौलिक बल गुरुत्वाकर्षण दोनों ही नियंत्रित करता है। न्यूटन ने आकाश व पृथ्वी को अपने नियमों से एक किया। उनके लिए धन्यवाद वैज्ञानिकों का मानना था कि उनके पास ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का मौका था। न्यूटन की अकादमिक भक्ति परम थी। उनके कुछ समय के सहायक हेम्फ्री न्यूटन ने लिखा, मैं उन्हें कभी भी इस मनोरंजन कार्य के लिए नहीं जानता था। न्यूटन की अन्य वैज्ञानिक उपलब्धियों को सूचीबद्ध करने में बहुत अधिक समय लग सकता है, लेकिन सबसे बड़ी हिट में प्रकाश और रंग पर उनका अभूतपूर्व कार्य शामिल हो सकता है। उनका विकास और प्रवर्तक, दूरबीनों का शोधन और गणित और गर्मी में अन्य मौलिक कार्य। उन्होंने बाइबल की भविष्यवाणियों में भी काम किया, कीमिया का अभ्यास किया और वर्षों तक प्रयास करते रहे और असफल रहे। काल्पनिक दार्शनिक के पत्थर का उत्पादन करने के लिए काश न्यूटन की भी प्रतिभा संभव नहीं हो पाती। दशकों तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के वेतन पर रहने के बाद 1696 में न्यूटन को एक लंदन में टैक्सोल के वार्डन के रूप में एक शानदार शाही नियुक्ति मिली। यह एक अच्छी तनख्वाह के साथ एक आसान काम के रूप में था। उसके दोस्त चार्ल्स मोटिंग ने विशेष नौकरी दिलाने के बाद लिखा था, इसमें इतनी अधिक उपस्थिति नहीं है कि आपको अधिक उपस्थिति की आवश्यकता हो। लेकिन न्यूटन ने हमेशा की तरह ध्यान केंद्रित करते हुए खुद को उसमें झोंक दिया। मिंट के मास्टर को पदोन्नति के बाद उन्होंने अंग्रेजी मुद्रा के पूर्व मूल्यांकन का निरीक्षण किया, अर्थशास्त्र पर सलाह दी, सोने के मानक की स्थापना की और देश के किसी धातु मुद्रा को बेहतर कटे हुए सिक्कों के साथ बदल दिया, जिससे दाढ़ी बनाना कठिन हो गया। कीमती धातुओं के टुकड़े। उसने अपना ध्यान जालसाजों पर भी केंद्रित किया। जैसे ही उसने स्वर्ग से उत्तर मांगा, उन्हें उत्साह से खोजा। न्यूटन ने लंदन के सबसे छायादार स्थानों में से एक में नेटवर्क स्थापित किया, यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए वे गुप्त रूप से भी जा रहे थे। जालसाजी को उच्च राजद्रोह माना जाता था, मौत की सजा दी जाती थी और न्यूटन ने अपने लक्ष्य के निष्पादन को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। न्यूटन को उनके साथियों द्वारा एक अप्रिय व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उनके कुछ करीबी दोस्त थे और उन्होंने कभी शादी नहीं की। खगोल शास्त्री रॉयल जॉन फ्लेमस्टीड ने उन्हें कपटी, महत्वाकांक्षी और प्रशंसा के अत्यधिक लोभी और विरोधाभास के अधीर कहा। अपने शत्रुओं के मारे जाने के बाद भी वह व्यक्ति वर्षों तक विद्वेष सह सकता था
उन्होंने जर्मन वैज्ञानिक गोटफ्राइड लीबनिज के साथ प्रसिद्ध रूप से झगड़ा किया। मुख्य रूप से जिन्होंने पहले कैलकुलस का आविष्कार किया था, जो एक शताब्दी से अधिक समय तक चलने वाली यूरोपीय गणित में एक विवाद पैदा कर रहा था। न्यूटन ने अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक को पीड़ा देने के लिए इसे जीवन का काम भी बना लिया। एक ऐसे व्यक्ति की विरासत को नष्ट कर दिया जिसने कभी लंदन का लियोनार्डो दा विंची माना जाता था, जिन्होंने पहले कैलकुलस का आविष्कार किया था, जो एक शताब्दी से अधिक समय तक चलने वाले यूरोपीय गणित में विवाद पैदा कर रहा था। कितना उपयुक्त है कि बल की इकाई का नाम जिद्दी, लगातार, अद्भुत न्यूटन के नाम पर रखा गया है, जो स्वयं प्रकृति की शक्ति है। ये शब्द बिल एंड्रयूज द्वारा कहे गए थे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं सर जोसेफ जॉन थॉमसन, और हम जिन्हें जानते हैं जे थॉमसन के नाम से। जे थॉमसन एक ब्रिटिश भौतिकी विज्ञान और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, जो खोजा जाने वाला पहला उप परमाणु कण है। 1897 में थॉमसन ने दिखा दिया कि कैथोड किरणें पहले अज्ञात नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए कणों से बना था, जिसकी गणना परमाणुओं की तुलना में बहुत छोटे और बड़े चार्ज टू मास अनुपात में की थी। थॉमसन को 1913 में एक स्थिर तत्व के आइसोटोप के लिए पहला सबूत खोजने का श्रेय दिया जाता है, जो कि नहर की किरणों की संरचना में उनकी खोज के हिस्से के रूप में है। फ्रांसिस विलियम एस्टन के साथ घनात्मक आवेशित किरणों की प्रकृति का निर्धारण करने के उनके प्रयोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पहला उपयोग थे, और इससे मास स्पेक्ट्रोग्राफ का विकास हुआ। थॉमसन को 1906 में गैस में बिजली के संचालन पर काम करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आइए अब हम जानते हैं कि थॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 को चिथम हिल, मैनचेस्टर, लंकाशायर, इंग्लैंड में हुआ था। उनकी मां एम्मा स्वेंडलिस एक स्थानीय कपड़ा परिवार से आई थी। उनके पिता जोसेफ जेम्स थॉमसन के परदादा द्वारा स्थापित एक पुरातात्विक किताबों की दुकान चलाते थे। उनका एक भाई था, फ्रेडरिक वॉरेन थॉमसन, जो उनसे 2 साल छोटा था। जे थॉमसन एक आरक्षित लेकिन भगत एंग्लिकन थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा निजी स्कूल में हुई। उन्होंने उत्कृष्ट प्रतिभा और विज्ञान के रूप में रुचि का प्रदर्शन दिया। 1870 में उन्हें 14 वर्ष की असामान्य रूप में कम उम्र में मैनचेस्टर में ओवेंस कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां वे बाल्फोर स्टीवर्ट प्रोफेसर से बहुत प्रभावित हुए, जिन्होंने थॉमसन को शारीरिक अनुसंधान की शुरुआत की। थॉमसन ने संपर्क विद्युतीकरण के साथ प्रयोग करना शुरू किया और जल्द ही अपना पहला वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किया। लेकिन 1873 में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो इन योजनाओं को छोटा कर दिया गया। 1890 में थॉमसन ने रोज एलिजाबेथ पैगेट से शादी की। 1882 में महिलाएं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रदर्शनों व्याख्यानों में भाग ले सकती थी। रोज पैगेट सर जॉर्ज एडवर्ड पैगेट की बेटी, एक चिकित्सक, और फिर सेंट मैरी द लेस के चर्च में कैम्ब्रिज में भौतिकी के रेगियस प्रोफेसर भौतिकी में रुचि रखते थे। उन्होंने थॉमसन के प्रदर्शनों और व्याख्यानों में भाग लिया। वहीं से उनका रिश्ता विकसित हुआ। उनके 2 बच्चे थे, जॉर्ज पैगेट थॉमसन, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों पर उनके काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जॉन पैगेट थॉमसन, जो बच्चों की किताबें लिखने वाले लेखक बने, गैर फिक्शन और आत्मकथाएं। 22 दिसंबर 1884 को थॉमसन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भौतिकी के कैडविन्स प्रोफेसर नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति से काफ़ी आश्चर्य हुआ, यह देखते हुए कि ओर्सबॉर्न रेनॉल्ड्स या रिचर्ड गैलब्रुक जैसे उम्मीदवार बड़े थे और प्रयोगशाला के काम में अधिक अनुभवी थे। थॉमसन एक गणितज्ञ के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते थे, जहां उन्हें एक असाधारण प्रतिभा के रूप में पहचाना जाता था। उन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर उनकी सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जांच के महान गुणों की मान्यता में 1908 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई और 1912 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट में नियुक्त किया गया। 1914 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत पर ऑक्सफोर्ड में रोमन व्याख्यान दिया। 1918 में वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में मास्टर बन गए, जहां वे अपनी मृत्यु तक बने रहे। 30 अगस्त 1940 को जोसेफ जॉन थॉमसन की मृत्यु हो गई। सर आइजैक न्यूटन और उनके पूर्व छात्र अर्नेस्ट रदरफोर्ड की कब्रों के पास उनकी राख वेस्टमिंस्टर अब्बे में आराम करती हैं। थॉमसन के छात्रों में से एक अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो बाद में उन्हें भौतिकी के कैडविस प्रोफेसर के रूप में सफल हुए। थॉमसन के 6 शोध सहायकों और कनिष्ठ सहयोगियों चार्ल्स क्लोवर बार्कला, नील्स बोहर, मार्क्स बोर्न, विलियम हेनरी ब्रैग, ओवेंस विल्स रिचर्डसन और चार्ल्स थॉमसन रीस विल्सन ने नोबेल पुरस्कार जीता। भौतिकी में और 2 फ्रांसिस विलियम एस्टन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीते। थॉमसन का बेटा जॉर्ज पैगेट थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की तरंग समान गुणों को सिद्ध करने के लिए भौतिकी में 1937 में नोबेल पुरस्कार जीता। थॉमसन के पुरस्कार विजेता मास्टर का काम भंवरे के छल्ले की गति पर ग्रंथ परमाणु संरचना में उनकी प्रारंभिक रुचि को दर्शाता है। इसमें थॉमसन ने विलियम थॉमसन के परमाणु के भंवर सिद्धांत की गतियों का गणितीय रूप से वर्णन किया।
थॉमसन ने विद्युत चुंबकत्व के गणितीय प्रयोगों और दोनों मुद्दों को संबोधित करते हुए कई पत्र प्रकाशित भी किए थे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन एक अंग्रेजी रसायनज्ञ, भौतिकी विज्ञानी और मौसम विज्ञानी थे। उन्हें रसायन विज्ञान में परमाणु सिद्धांत को पेश करने के लिए और रंग अध्यापन में अपने शोध करने के लिए जाना जाता है। कलर बाइंडेंसन को कई भाषाओं में डायनेटिज्म के नाम से जाना जाता है। अगर हम डाल्टन की प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो इनका जन्म इंग्लैंड के कम्बरलैंड में कॉफरमाउथ के पास ईगल्सफील्ड में एक केफर परिवार में हुआ था। इनके पिता एक बुनकर थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता और केवकर जॉन फ्लेक्चर में प्राप्त की थी, जो पास के परसा हॉल में एक निजी स्कूल चलाते थे। डाल्टन का परिवार लंबे समय तक उनका समर्थन करने के लिए बहुत गरीब था और उन्होंने अपनी धनीय संस्थानी केवकर एलिहू रॉबिन्सन की सेवा में 10 साल की उम्र में अपना जीवन व्यापन शुरू कर दिया था। जब वे 15 वर्ष के थे तब डाल्टन अपने बड़े भाई जोनाथन के साथ कैंडल वेस्टमोरलैंड में क्वेकर स्कूल चलाने में शामिल हो गई, जो उनके घर से लगभग 45 मील दूर था। 23 साल की उम्र के आसपास डाल्टन ने कानून या चिकित्सा का अध्ययन करने पर विचार किया, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया। शायद इसलिए वे एक डिसेंटर होने के कारण उन्हें अंग्रेजी विश्वविद्यालयों में जाने से रोक दिया गया था। उन्होंने जॉन गफ द्वारा अनौपचारिक निर्देश से बहुत वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया, जो एक अंध दार्शनिक थे। उन्होंने विज्ञान और कला में उपहार दिया था। 27 साल की उम्र में उन्हें मैनचेस्टर अकादमी में गणित और प्राकृतिक दर्शन का शिक्षक नियुक्त किया गया, जो एक असहमतिपूर्ण अकादमी है। वह 7 साल तक रहे, जब कॉलेज की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उनका इस्तीफा हो गया। डाल्टन ने उन्हीं 2 विषयों में एक निजी शिक्षक के रूप में नया करियर शुरू किया। 1800 में डाल्टन मैनचेस्टर लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल सोसाइटी के सचिव बने और अगले वर्ष उन्होंने मिश्रित गैसों के गठन पर प्रायोगिक निबंध नामक व्याख्यान की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रस्तुत की। वैक्यूम और हवा में अलग अलग तापमान पर भाप और अन्य वाष्प का दबाव, वाष्पीकरण पर और गैसों के थर्मल विस्तार पर 2 और 30 अक्टूबर 1801 के बीच प्रस्तुत की गई 4 निबंध 1802 में मैनचेस्टर के साहित्य और दार्शनिक समाज के संस्करण में प्रकाशित हुए थे। चौथे निबंध में उन्होंने टिप्पणी की, मुझे कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखता कि हम यह निष्कर्ष क्यों निकाल सकते हैं कि समान दबाव में सभी लोचदार तरल पदार्थ गर्मी के समान रूप से फैलते हैं, और यह है कि पारा के किसी भी विस्तार के लिए हवा का संबंधित विस्तार अनुपातिक रूप से कम होता है तापमान जितना अधिक होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि निरपेक्ष मात्रा और गर्मी की प्राप्ति के संबंध में सामान्य कानून अन्य पदार्थों की तुलना में लोचदार तरल पदार्थों से प्राप्त होने की अधिक संभावना है। उन्होंने 1802 में जोसेफ लुई गै-लुसाक द्वारा प्रकाशित गै-लुसाक के कानून को प्रतिपादित किया। व्याख्यान के बाद के 2-3 वर्षों में डाल्टन ने इसी तरह के विषयों पर कई पत्र प्रकाशित किए। पानी और अन्य तरल पदार्थों द्वारा गैस के अवशोषण पर 21 अक्टूबर 1803 को एक व्याख्यान के रूप में पढ़ा गया, पहली बार 1805 में प्रकाशित हुआ, जिसे अब डाल्टन के नियम के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं आणविक सिद्धांत के बारे में। संभवतः डाल्टन की सभी जांचों में सबसे महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान में परमाणु सिद्धांत से संबंधित है, जबकि उनका नाम इस सिद्धांत के साथ अविभाज्य रूप से जोड़ा हुआ है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की उत्पत्ति पूरी तरह से समझ में नहीं आती। यह सिद्धांत उन्हें या तो एथिलीन और मीथेन पर शोध द्वारा या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के विश्लेषण द्वारा सुझाया गया हो सकता है। थॉमसन के अधिकार पर आधारित विचार। 1814 से 1819 तक आयरिश रासायनिक विलियम हिंगिस ने दावा किया कि डाल्टन ने अनेक विचारों की चोरी की थी, लेकिन हिंगिस के सिद्धांत ने सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को संबोधित नहीं किया। हाल के साक्ष्य बताते हैं कि डाल्टन के विचारों का विकास एक अन्य आयरिश रासायनिक ब्रायन हिंगिस के विचारों से प्रभावित हो सकता है, जो विलियम के चाचा थे। ब्रायन का मानना था कि एक परमाणु एक भारी केंद्रीय कण था, जो उस समय गर्मी के कथित पदार्थ कैलोरी के वातावरण से घिरा हुआ था। परमाणु का आकार कैलोरी वातावरण के व्यास द्वारा निर्धारित किया गया था। सबूतों के आधार पर डाल्टन ब्रायन के सिद्धांत से अवगत थे और उन्होंने बहुत समान विचारों और भाषा को अपनाया, लेकिन उन्होंने कभी ब्रायन को अपनी कैलोरी मॉडल की प्रत्याशा को स्वीकार नहीं किया। हालांकि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की आवश्यक नवीनता यह है कि उन्होंने रासायनिक तत्वों के सापेक्ष परमाणु भार की गणना करने के लिए एक विधि प्रदान की, जो सभी रासायनिक पदार्थों के लिए आणविक सूत्रों के आइंस्टाइन के साधन प्रदान करती है। न तो ब्रायन और न ही विलियम हिंगिस ने ऐसा किया, और उस महत्वपूर्ण नवाचार के लिए डाल्टन की प्राथमिकता निर्विरोध है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो बने रहिए हमारे चैनल मोटू फैक्ट्स पर। धन्यवाद।